तक हज के फ़ार्म भरे जाएंगे। इसके साथ साथ जो ज़रूरी बातें उन्होंने लिखी है, एक तो पासपोर्ट की डेट की है। इस बात को लेकर हम सब बहुत परेशान हैं। किसी का पासपोर्ट जो है 2024 में दिसंबर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हज 2024 का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस घड़ी का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी भी आ गई है। दोस्तों, सबसे पहले उन हज़रात के लिए दुआ मैं भी करता हूँ, आप भी करें, आप हज़रात आमीन कहें कि जो लोग भी हज 2024 में जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला सब का अपने फ़ज़ल व करम से सिलेक्शन करा दे। आप हज़रात आमीन कहिए। पता नहीं किसकी आमीन से अल्लाह ताला किसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले। बहुत सारे लोग बीमार भी हैं, दुआ के लिए कमेंट में भी कहा है, वैसे भी कहते रहते हैं। सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सब को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाए। दोस्तों, हज के मुतालिक, हज का फ़ार्म भरने के मुतालिक और आपके सवालों के जवाब, पासपोर्ट की डेट कब से कब तक रहनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सवाल मैंने आपसे कल किया था और उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपने जवाब सही दिया है या गलत दिया है। और एक सवाल मुझे आज फिर करना है, इंशाअल्लाह आप हज़रात उसका भी जवाब देंगे। हमारे भाइयों ने, बहनों ने माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से उसका जवाब दिया है। और उसके साथ साथ दूसरा सवाल करेंगे और नात के हमने 2 शेर कल सुने थे, इंशाअल्लाह 2-3 शेर आज भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह आज भी आप जो है लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हज 2024 का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि अभी हज का फ़ार्म आप न भरें। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आपको ये अखबार का जो टुकड़ा नज़र आ रहा है, दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हज 2024 के फ़ार्म भरने शुरू हो गए हैं। यानी आज 4 दिसंबर 2023 से हज 2024 के फ़ार्म भरने शुरू हो गए हैं और हज के फ़ार्म जो भरे जाएंगे वो 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। इसमें जो हज कमेटी ने डेट दी है वो ये दी है कि 20 दिसंबर तक हज के फ़ार्म भरे जाएंगे। इसके साथ साथ जो ज़रूरी बातें उन्होंने लिखी है, एक तो पासपोर्ट की डेट की है। इस बात को लेकर हम सब बहुत परेशान हैं। किसी का पासपोर्ट जो है 2024 में दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, किसी का नवंबर में ख़त्म हो रहा है, किसी का जनवरी में ख़त्म हो रहा है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो एक्सपायर डेट है वो होनी चाहिए 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025। अगर इससे पहले यानी 30 जनवरी भी अगर हमारी जो है डेट हुई तो हम जो है फ़ार्म नहीं भर सकते। दोस्तों, एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। आप जब फ़ार्म भरेंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएंगे या मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा और आप बार बार कोशिश करेंगे लेकिन नहीं भरा जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका एक भी दिन कम है तो आप जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जो है एक्सपायर होने से 1 साल पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा अगर वक्त उसमें एक्सपायर होने में बचा हुआ है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका रास्ता मैं आपको बताता हूँ। आपको जो उसमें रीज़न भरना है, ये नहीं भरना है कि मुझे जो है इसकी डेट चेंज करानी है, इसकी डेट बढ़वानी है, बल्कि आपको जो रीज़न भरना है वो ये भरना है कि मुझे अपना फ़ोटो चेंज कराना है, अपना फ़ोटो चेंज कराना है। जब आप ये रीज़न भरेंगे तो फिर फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आपका पासपोर्ट जो है तब्दील हो जाएगा, उसकी डेट बढ़ जाएगी। फ़ोटो बदलने के साथ साथ ही आपकी डेट भी जो है बढ़ जाएगी, 10 साल का टाइम उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि वक्त कम है। अब आपको क्या करना है, तत्काल में फ़ार्म भरना है। तत्काल की फ़ीस ऑल इंडिया तकरीबन 3500 रुपये है, कल भी वीडियो में मैंने बताया था। आप जल्दी से उसे भरें, इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वह आपके पास पहुंच जाएगा।
तक तो पासपोर्ट 31 जनवरी 2025 तक हमारा होना चाहिए। उसके बाद तो चाहे कितना भी हो, इससे पहले अगर किसी का एक्सपायर एक दिन भी पहले हो रहा है तो जो है आपका फ़ार्म सबमिट नहीं होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि फ़ार्म भरने से पहले आपको एक बार बहुत ही ध्यान के साथ में हज 2024 की जो गाइडलाइन है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है आप उसे अच्छी तरह से समझकर पढ़कर, पढ़ना नहीं आता किसी से पढ़वा कर, और उसे अच्छी तरह से समझकर उसके बाद ही आपको फ़ार्म भरना है। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि हज 2024 की गाइडलाइन तो अभी नहीं आई है, हम कहाँ से पढ़ें? तो आप उसका इंतज़ार करें, वो आज शाम तक या कल तक इंशाअल्लाह आने वाली है। इससे पहले आप चाहें तो फ़ार्म न भरें। बेहतर होगा कि आप फ़ार्म न भरें, लेकिन अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन जब आती है उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती है और 2-4 दिन के अंदर कुछ और भी तब्दीलियाँ हज कमेटी बार बार करती है, ऐसा भी हो जाता है। बहरहाल हज कमेटी की तरफ से ये ऐलान हो चुका है, और जो आप ये देख रहे हैं अखबार में का जो कटा हुआ एक पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सही है, ये फेक नहीं है, गलत नहीं है, आप भर सकते हैं। लेकिन हज कमेटी की वेबसाइट पर काम भी चल रहा है, अगर आप जो है कल तक और सब्र कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, जब आप जो है अपने मोबाइल नंबर से हज का फ़ार्म भरेंगे और एक बार आपने OTP ले लिया, लेने के बाद में उसमें सबमिट कर दिया, अब इस मोबाइल नंबर पर आप दोबारा OTP नहीं ले सकते। इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक मोबाइल नंबर पर एक ही बार OTP आता है हज का, दोबारा नहीं आता है। हाँ, जब आप डिटेल भरेंगे, हज का फ़ार्म भरेंगे, हो सकता है आपका फ़ार्म गलत हो जाए। तो आपका जो फ़ार्म अगर गलत हो गया है, कुछ गलती उसके अंदर हो गई है, तो उसके अंदर जो है बिल्कुल लास्ट में जो एक ऑप्शन आता है फ़ार्म डिलीट करने का, तो आप जो है उसे फ़ार्म को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप उसे फ़ार्म को बिल्कुल डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपका जो नंबर हज कमेटी में रजिस्टर्ड हो गया है वो तो जू का तू है, वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, आपने जो फ़ार्म भरा था वो डिलीट हो चुका है, आप दोबारा से अपनी डिटेल देंगे। तो डिटेल के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है आपका जो नाम पासपोर्ट में है वही नाम आपको उसमें डालना है। अगर आपका उसमें सरनेम है तो सरनेम भी डालना है, वरना सरनेम नहीं डालना है। उसके साथ साथ आपका जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, यानी सफ़ेद होना चाहिए। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो डालनी है, आपकी मुकम्मल उम्र कितनी है वो डालनी है। इसी तरह से बैंक का अगर कैंसिल चेक आपके पास है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने जो बैंक की पासबुक है उसका जो फर्स्ट वाला पेज है जिसके ऊपर हमारा अकाउंट नंबर लिखा रहता है, आपको उसे ही डाल देना है। उसे अच्छी तरह से स्कैन कर लेना है, और जहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है वहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी MB का जो है फ़ोटो इसमें चलेगा, इतनी MB का आप जो है फ़ोटो तैयार करें और उसे उसके अंदर अपलोड कर दें। उसके बाद आप जो डिटेल मांगी जाएगी वो कवर हेड की मांगी जाएगी। तो आपका जो कवर हेड होगा, एक बात जहन में रखें कि वो मर्द ही होगा, औरत कवर हेड नहीं होती। इसलिए आप में से कोई भी कवर हेड बन जाए और कवर हेड की उसमें डिटेल डलेगी, कवर हेड अपनी मुकम्मल डिटेल डाले। और एक बात का ये भी ख्याल रखें कि बहुत से आदमी का जो एड्रेस है वो यूपी का है लेकिन रहते दिल्ली में है, तो वो दिल्ली से फ़ार्म ना भरे, जहाँ का एड्रेस है वहाँ से फ़ार्म भरें। अगर आप वहाँ से भी फ़ार्म भरेंगे तो एड्रेस जो है आप वहीं का डालेंगे जो एड्रेस आपकी ID में है। ऐसा नहीं कि भाई हम तो यहाँ रहते हैं, ID वहाँ की है तो यहाँ का एड्रेस डाल देंगे। सेम एड्रेस वही डालना है जो आपकी ID में है। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। उसके अंदर पूछा जाएगा क्या आपने वैक्सीन लगवाई है, तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप जो है यस कर देंगे। उसके बाद आपको जो है वो डिटेल मांगेगा कि किस डेट में आपने पहली डोज़ लगवाई है और दूसरी कौन सी डेट में लगवाई है, आप पूरी डिटेल उसमें दे दें। यहाँ तक भी पूछेगा कि आपने कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगवाई है, तो कोविशील्ड की ज़्यादातर लोगों ने हिंदुस्तान में लगवाई है, आप जो है उसे डाल दें जो भी आपने लगवा रखी है। अगर आपने नहीं लगवा रखी है तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसे नो कर देना है। नो करने से क्या होगा कि आपका फ़ार्म जो है फ़िलअप हो जाएगा
और सक्सेसफुली जो है सबमिट भी हो जाएगा और आपकी जो है मंजूरी भी आ जाएगी। लेकिन जब आप जाएंगे हज के लिए, आपका वीज़ा लगने के लिए तैयार होगा, उससे पहले आपको वैक्सीन का इंतज़ाम करना होगा। वैक्सीन सर्टिफ़िकेट का इंतज़ाम आप करके दोबारा से उसे सबमिट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बगैर हम फार्म नहीं भर सकते। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमारे पास जो है वैक्सीन नहीं लगी हुई है इसलिए हम फार्म नहीं भर सकते। फार्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप जो है हज के लिए नहीं जा सकते। जब आपका वीज़ा लगेगा उस वक्त आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए उससे पहले आप इंतज़ाम कर लेंगे। और अब जो है आप फ़िलहाल फ़ार्म भर देंगे उसे नो करके। उसके बाद में जैसे कुर्बानी के बारे में पूछा जाएगा कि आप कुर्बानी जो है ख़ुद करना चाहते हैं या हज कमेटी से कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल जहन में रखें। पिछले साल बड़ी परेशानी हुई हज 2023 में, वो लोगों को मालूम नहीं था और उन्होंने उसे यस कर दिया था। तो आपको यस नहीं करना है, बिल्कुल उसे नो करना है और ख़ुद से कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने वाले वहाँ दूसरे लोग भी मिल जाते हैं, आप पैसे जमा करके भी करवा सकते हैं। ख़ुद बहुत आसान है, ज़्यादा दूर नहीं है, ख़ुद जाकर भी आप कर सकते हैं। बहरहाल हज कमेटी से कुर्बानी बिल्कुल ना करें। इसकी क्या वजह है वो वजह हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है और मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें बतलानी है। बहरहाल आपको कुर्बानी को नो करना है। इसी तरह से मेट्रो के बारे में पूछा जाएगा कि मेट्रो आप लेना चाहते हैं नहीं, आप उसे भी नो कर दीजिए कि हमें मेट्रो नहीं चाहिए। समझ गए? इसका जो रीज़न आप पूछना चाहते हैं कि क्यों, तो इंशाल्लाह वो भी हम बताएंगे। आप जो है कमेंट में बताएं कि आप पूछना चाहते हैं नहीं, उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बताएंगे कि इसकी वजह क्या है, हम मना क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो नॉमिनी उसमें जो है लिखा जाता है कि आपका वारिस कौन होगा, यानी अगर आपके साथ कोई हादसा कोई बात आ जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, हम किसे ख़बर करें। तो दोस्तों हम क्या गलती करते हैं कि जैसे मियाँ बीवी जा रहे हैं तो मैंने अपने फार्म में नॉमिनी अपनी घरवाली को बना दिया और घरवाली के फार्म में मैं खुद बन गया। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप नॉमिनी उसे बनाइए जो आपके घर का मेंबर है, यहाँ रहने वाला है, हज में नहीं, जो घर है, चाहे वो आपका चाचा का लड़का हो, चाचा हो, भाई हो, तायाज़ाद, यानी बिल्कुल घर में से कोई भी हो, आप किसी को भी बना दीजिए और उसकी मुकम्मल डिटेल उसमें डाल दीजिए। बहुत से लोग दोस्तों को बना देते हैं, दोस्त कहीं रहने वाला दूसरी जगह रह रहा है, सोचते हैं तो खाना पूर्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर वहाँ कोई हादसा कोई बात हो जाती है, जो उसका नॉमिनी है फ़ौरन उसे फ़ोन लगाया जाता है, उसका फ़ोन नंबर भी आपको डालना है और अपना जो आदमी हज का फार्म भर रहा है उसके लिए भी 2 ऑप्शन वहाँ दिए गए हैं। आपको 2 फ़ोन नंबर उसमें डालने हैं। 2 फ़ोन नंबर इस वजह से है कि हज कमेटी आपको संपर्क करना चाहती है, कोई बात है, कोई पूछना चाहती है तो आपको हज कमेटी संपर्क करेगी। ऐसा होता है बहुत सी दफ़ा एक नंबर नहीं मिलता तो वो दूसरे के ऊपर कांटेक्ट करती है, इसलिए 2 नंबर दें। और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन है, आप ईमेल आईडी भी ज़रूर डालिए अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि हज कमेटी जो है अपडेट देती रहती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको किस्त जमा करनी है, तो वो मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है। लेकिन अगर आपका जो है एक साथी ने अपना जो है मोबाइल नंबर डाल दिया कवर हेड दें और एक साथी ने उसमें अपनी ईमेल आईडी डाल दी, तो दोनों के पास जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा और पूरी जानकारी मिलती रहेगी मोबाइल नंबर पर भी, और जो है ईमेल आईडी दूसरे साथी के पास है उसे भी खबर मिलती रहेगी। तो आप ऐसा कर लीजिए, और अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। इसी तरह से आधार कार्ड नंबर डालने का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी डाल सकते, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैन कार्ड डालने का भी जो है ऑप्शन आया हुआ है, आप पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में कन्फर्म सबमिट, एक बार और सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है अच्छी तरह से देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर आपने चेक कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, सही फार्म भरा गया है, तो आप उसे सबमिट कर दीजिए। अब दोस्तों एक जो है ग्रुप आईडी ऊपर जो है जनरेट होगी। ग्रुप आईडी अगर ऊपर आ गई है तो समझो आपका जो फार्म है वो सबमिट हो गया है, और अब आपको बहुत ही जल्द कवर नंबर मिल जाएगा। कवर नंबर आपको मिलेगा। कवर नंबर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है, वो मोबाइल नंबर पर आपका जो है कवर नंबर आपको मिल जाएगा। वो कवर नंबर डालकर आप जो है अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसलिए
कवर नंबर के इंतज़ार में रहें। और कवर नंबर आने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमारी मंजूरी हो गई है, नहीं, बल्कि कवर नंबर से आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोटा हर साल, पिछले साल जैसे हज कमेटी से 1,40,000 का था, तो तकरीबन इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इस साल भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो अगर लोगों के फार्म ही इतने हैं तो डायरेक्ट सबको सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन फार्म पता लगा कि कोटा तो है 1,40,000 का और फार्म आ गए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी आ जाते हैं। तो अब जो है आपका कुरानंदाज़ी होगी, डरा होगा, और उसमें किसका नाम निकलेगा किसका नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह जिसे भी कबूल करेगा। बहरहाल आप जो है उसके लिए ख़ास तौर से दुआओं का भी अहतमाम करें। अल्लाह ताला सुनता है, जिसके दिल के अंदर तड़प होती है, लगन होती है, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो मैंने दी है इंशाअल्लाह आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है कोई बात तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपसे जो मैंने कल सवाल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए हैं, तो इसका जवाब यही है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे मुसलमान भाई और बहनों ने जो जवाब दिया है, माशाअल्लाह आपका इल्म बहुत ही आला है और अफजल है, और माशाअल्लाह सब ने जवाब दिया है कि हमारे नबी ने ज़िंदगी में 1 हज किया है, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों। इसके साथ साथ ही आपने हौसला अफजाई भी की है, माशाअल्लाह। मैंने जो शेर पढ़े थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल ये है, आज का हमारा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने उम्रे किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने उम्रे किए हैं, आपको इस सवाल का जो है जवाब देना है। और आगे आप हजरात को जो है 2-3 शेर और जो है सुनाने की जुर्रत कर रहा हूँ। आप हजरात जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं और हौसला अफजाई कर सकते हैं। जो नात मैंने कल पढ़ी थी उसी के 1-2 शेर और बाकी है, इंशाअल्लाह उसे ही आगे बढ़ाता हूँ। थोड़े थोड़े शेर इस वजह से सुनाता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत से लोगों को परेशानी होती है। थोड़े वक्त में जो है बहुत सारी कीमती बातें बताई जाए तो ये बेहतर है। तो दोस्तों कल हमारी नात थी कि उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा। और शायर क्या कहता है, जो उनको सताते थे उनकी भी अयादत की, जो उनको सताते थे उनकी भी अयादत की। आका सा हसी हमने, आका सा हसी हमने किरदार नहीं देखा, आका सा हसी हमने किरदार नहीं देखा। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ही ऐसा था कि आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो आप उसकी भी आयादत करते हैं। जैसे एक बुढ़िया का वाक़या मशहूर है, आपने सुना होगा कि वो आपके ऊपर रोज़ाना कूड़ा डालती थी। माशाल्लाह आप हज को जाएंगे तो आप देखेंगे, जिधर सफ़ा मरवा पहाड़ी है, वो जो रास्ता सफ़ा मरवा पहाड़ी की तरफ को जाता है, बाबे अब्दुल अज़ीज़ की तरफ जाता है, तो वहीं पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और वहाँ पर एक सुराख जो है आज भी छोड़ रखा है ताकि कुछ पहचान रहे जिस जगह से वो कूड़ा डालती थी। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक दिन कूड़ा नहीं डाला तो आप फ़ौरन उनके घर पहुँच गए। बुढ़िया डर गई कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आयादत के लिए गए थे कि देखूँ कि मेरी अम्मा को क्या बात हुई है, क्या परेशानी है। जब बूढ़ी अम्मा ने देखा तो डर गई, लेकिन आपने फरमाया मैं तो आपकी तबीयत पूछने के लिए आया हूँ, मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ, आयादत के लिए आया हूँ। तो दोस्तों बुढ़िया मुसलमान हो जाती है। तो आपका किरदार ऐसा था, यही शेर में बताया गया। एक शेर और सुन लीजिए। देखे हैं ज़माने ने किरदार सहाबा के, देखे
हैं ज़माने ने किरदार सहाबा के, हाथों में फ़क़त उनके, हाथों में फ़क़त उनके हथियार नहीं देखा, हाथों में फ़क़त उनके हथियार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा। दोस्तों, इस नात के 2-3 शेर और बचे हुए हैं। आप हज़रात कमेंट में बताएं कि आप इसी नात के 2-3 शेर और सुनना चाहते हैं या अलग दूसरी नात सुनना चाहते हैं। आप हज़रात कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह जैसे आप कहेंगे ऐसा ही किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।